हर दिन हमारे दिमाग में हजारों बातें चलती रहती हैं। कौन सा फैसला सही रहेगा? किसी ने क्या कहा था? आगे क्या होगा? क्या ये सही किया या गलत? यही छोटी छोटी बातें जब बार बार दिमाग में घूमती हैं तो वो सोचने की प्रक्रिया ओवरथिंकिंग बन जाती है। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं, एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान खुद ही फंस जाता है। वो जाल दिखता नहीं, लेकिन उसके धागे हमारी शांति, खुशी और टाइम को धीरे धीरे जकड़ लेते हैं। एन बोगेल की ये किताब डोंट ओवरथिंक इट एक जेंटल गाइड है। ये किताब आपको डांटती नहीं, बल्कि बड़े अपनापन से समझाती है कि हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत कैसे हमारी लाइफ की क्वालिटी को कम कर देती है। ये बताती है कि सोचने का काम बहुत जरूरी है, लेकिन जब सोच हमारी लाइफ पर हावी हो जाए तो हमें ब्रेक लगाना आना चाहिए। इस किताब में प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज दी गई हैं, कैसे हम सोचने की हेल्थी आदत डालें, कैसे छोटे छोटे डिसीजंस को लेकर उलझे नहीं रहें और कैसे अपनी मेंटल एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करें। हर चैप्टर में एग्जाम्पल्स हैं, रिलेटेबल बातें हैं और ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से लागू कर सकते हैं। जैसे शॉपिंग करते समय बहुत देर तक सोचते रहना, किसी मैसेज का जवाब देने से पहले बहुत कुछ सोच लेना या फिर बीते हुए पलों को बार बार दोहराते रहना। ये किताब इन सारी आदतों को पहचानने और उन्हें संभालने का तरीका सिखाती है। ये सिर्फ सोच को रोकने की नहीं, सोच को दिशा देने की किताब है। एक ऐसी सोच जो आपको हल्का महसूस कराए, क्लियर बनाए और अंदर से कॉन्फिडेंट बनाए। हमारा यह हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ किताबें सुनाने का मंच नहीं है। ये उन कहानियों की आवाज है जो हम सबके दिलों के बेहद करीब हैं। यहां हम सिर्फ शब्द नहीं सुनाते, हम एक माहौल बनाते हैं जहां आवाजें आपके दिल को छू जाती हैं। चाहे आप मेट्रो में सफर कर रहे हों या किसी गांव की छांव में लेटे हों, चाहे आपके हाथों में लैपटॉप हो या हल, चाहे आप शहर की तेज जिंदगी के हिस्से हों या गांव की मिट्टी की सादगी के, ये चैनल आपका है। हम जानते हैं कि हर इंसान के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, पर सुनने का समय कहीं ना कहीं हम सबके पास होता है। और जब वो सुनना हमारी अपनी भाषा में हो तो बात सीधा दिल में उतरती है। हम चाहते हैं कि आप जब हमारी आवाज में कोई किताब सुने तो आपको लगे जैसे कोई अपना ही बैठकर आपको कहानी सुना रहा है, जैसे चूल्हे पर रोटी बनाते हुए माँ कोई किस्सा सुना रही हो या खेत की मेंढ पर बैठे हुए दादा कोई सच्ची सीख दे रहे हों। हम शहर के शोर में भी अपनापन ढूंढते हैं और गांव की खामोशी में भी गहराई। यही जुड़ाव हमारा लक्ष्य है। और जब आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप सिर्फ एक श्रोता नहीं रहते, आप एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, उस परिवार का जो किताबों से नहीं, एहसासों से जुड़ता है। तो आइए चलिए साथ सोच की उलझनों को थोड़ा कम करें और इस सफर में आवाजों के साथ कुछ नया महसूस करें, जहां सोच बोझ न बने और कहानियां रास्ता दिखाएं। चैप्टर 1 डिसीजन फटीग। इस पहले चैप्टर में एन बोगेल एक ऐसी छुपी हुई मानसिक थकान के बारे में बात करती है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसे पहचान भी नहीं पाते। डिसीजन फटीग। दिन की शुरुआत से लेकर रात तक हम लगातार छोटे बड़े निर्णय लेते रहते हैं। सुबह अलार्म बंद करने से पहले ही सोच शुरू हो जाती है, उठूं या 5 मिनट और सो लूं। फिर तय करना होता है कि क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, रास्ता कौन सा लेना है, किस मैसेज का तुरंत जवाब देना है, किसे इग्नोर करना है, काम पहले कौन सा करना है, लंच में क्या ऑर्डर करें, बच्चों को स्कूल के बाद कहां से पिक करें। ये सभी निर्णय चाहे कितने ही साधारण क्यों न लगें, लेकिन हमारा दिमाग हर निर्णय में थोड़ी थोड़ी एनर्जी खर्च करता है। एन कहती हैं कि ये एनर्जी अनलिमिटेड नहीं होती। जैसे जैसे दिन बीतता है और डिसीजन लेने की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी मानसिक क्षमता थकने लगती है और यही थकान धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था में बदल जाती है जिसमें हम या तो फैसले लेना बंद कर देते हैं या बहुत उलझ जाते हैं। यही है डिसीजन फटीग। एन उदाहरण देती हैं कि जब हम थक जाते हैं तब हम ज्यादातर डिफॉल्ट ऑप्शन चुनने लगते हैं, जैसे किसी चीज पर सोचने के बजाय जो पहले होता आया है वही ठीक है का फैसला लेना, या फिर हम किसी भी निर्णय को टालना शुरू कर देते हैं
जैसे अभी नहीं सोचता, कल देखता हूं, जबकि वो काम जरूरी होता है। कई बार हम इम्पल्स में निर्णय ले लेते हैं, जैसे खाना ऑर्डर करते हुए जो पहले दिखे वही ऑर्डर कर लेना, बिना सोचे कि वो हेल्दी है या नहीं। एन इस डिसीजन थकान का सबसे खतरनाक पहलू यह बताती हैं कि जब हम बार बार छोटे फैसलों में उलझते रहते हैं तो हमारे अंदर की क्लैरिटी खत्म होने लगती है, और जब कोई बड़ा जीवन को प्रभावित करने वाला निर्णय सामने आता है, जैसे करियर बदलना, रिश्ते में कोई कड़ा कदम लेना, आर्थिक निर्णय, तब हम या तो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं या गलत दिशा चुन लेते हैं, क्योंकि हमारी मानसिक शक्ति पहले ही छोटे फैसलों में खर्च हो चुकी होती है। इसलिए वो सलाह देती हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ निर्णयों को सिस्टम में बदल देना चाहिए, यानी जो बातें हर दिन दोहराई जाती हैं उन्हें पहले से तय कर लो। जैसे सप्ताह में क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा दिन किस काम के लिए तय होगा, किसे कब कॉल करना है। अगर ये सब पहले से तय हो तो दिमाग को बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहती हैं कि यह छोटे निर्णय अगर ऑटोमेटिक हो जाएं तो दिमाग में स्पेस बचेगा सोचने के लिए, सृजन, क्रिएटिविटी के लिए और उन फैसलों के लिए जो वाकई मायने रखते हैं। एन इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहती हैं, जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं हम सिर्फ एक रास्ता नहीं चुनते, हम अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा खर्च करते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपनी एनर्जी को बेवजह बर्बाद न करें। इस पूरे चैप्टर में एन बोगेल हमें रोजमर्रा की जिंदगी को सरल बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कितनी बार ऐसे निर्णयों पर समय और ध्यान खर्च कर देते हैं जो या तो जरूरी नहीं होते या जिन्हें हम आसानी से प्लान करके हल कर सकते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, जितना हम अपनी दिनचर्या को योजनाबद्ध बनाएंगे उतनी ही मानसिक शांति और स्पष्टता हमारे पास बचेगी, और यहीं से ओवरथिंकिंग पर पहला कंट्रोल शुरू होता है। चैप्टर 2, माइंडलेस ओवरथिंकिंग। इस चैप्टर में एन बोगेल हमें ओवरथिंकिंग के उस रूप से परिचित कराती हैं जो सबसे ज्यादा आम है लेकिन सबसे कम समझा जाता है, माइंडलेस ओवरथिंकिंग। ये वह स्थिति है जब हम सोचते हैं कि हम किसी चीज पर सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ एक ही विचार के इर्द गिर्द बिना किसी दिशा या उद्देश्य के चक्कर काटते जा रहे होते हैं। ये सोच प्लानिंग नहीं होती, न ही सॉल्यूशन खोजने की कोई कोशिश। ये बस एक आदत होती है, एक ऐसी आदत जो खुद ब खुद चालू हो जाती है बिना किसी कंट्रोल के। एन बताती हैं कि माइंडलेस ओवरथिंकिंग अक्सर तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग थका हुआ होता है, जब हम चिंतित होते हैं या जब हम परफेक्शन की तलाश में होते हैं। ये सोच शुरुआत में बहुत साधारण सी लगती है, जैसे मुझे उस बात को और अच्छे से कहना चाहिए था, या क्या पता उसने मुझे गलत समझ लिया हो। लेकिन यही साधारण से ख्याल धीरे धीरे हमें घेरने लगते हैं। एन एक उदाहरण देती हैं, मान लीजिए आपने किसी को मैसेज भेजा और 2 घंटे तक उसका जवाब नहीं आया। अब आप सोचने लगते हैं, क्या उसने जानबूझकर इग्नोर किया? क्या मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो उसे बुरा लगा? कहीं वो अब मुझसे दूरी तो नहीं बना रहा? इन सवालों का कोई ठोस आधार नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उन्हें गंभीरता से लेने लगता है। वो कहती हैं कि माइंडलेस ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमारी भावनात्मक ऊर्जा को चुपचाप खा जाती है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर हम थके हुए, घबराए हुए और उलझे हुए महसूस करते हैं। यह सोच हमें अपने वर्तमान से काट देती है। हम या तो बीते हुए कल में उलझ जाते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, या भविष्य के डर में फंस जाते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। एन इस चैप्टर में 3 जरूरी बातें सिखाती हैं। पहली बात, सोच को पहचानो। जब भी आप खुद को एक ही सोच में फंसा हुआ पाएं, बार बार उसी बात पर लौटते हुए देखें, तो खुद से पूछिए, क्या यह विचार मुझे किसी हल की तरफ ले जा रहा है या बस मुझे थकाता जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो यह माइंडलेस ओवरथिंकिंग है। दूसरी बात, वर्तमान में लौट आओ। एन माइंडफुलनेस की ताकत पर जोर देती है। जब भी आपका दिमाग भटकने लगे तो अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने आसपास की चीजों को महसूस करो। हवा, रोशनी, आवाजें, ये सब आपको अपने विचारों की कैद से निकालकर इस पल में वापस लाते हैं। तीसरी बात,
सोचने की जगह एक्शन लो। कई बार हम सोचते रहते हैं, जबकि हल किसी छोटे से एक्शन में छुपा होता है। जैसे अगर आप किसी बात को लेकर अनिश्चित हैं, तो पूछिए। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो अपनी अपेक्षा को रीसेट करो। अगर मन बेचैन है तो टहलो, कुछ लिखो या गहरी सांसें लो। एन कहती हैं कि माइंडलेस ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह आपको थकाता है, आपको बोझिल बनाता है, लेकिन किसी समाधान तक नहीं पहुंचाता। वो कहती हैं, सिर्फ सोचने से समाधान नहीं मिलते। समाधान तब मिलते हैं जब सोच को दिशा मिलती है। इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, हम अपनी सोच नहीं हैं। अक्सर हम ये मान बैठते हैं कि जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है वही सच है, लेकिन एन बताती हैं कि हमारे विचार सिर्फ विचार हैं, ये हकीकत नहीं है जब तक हम उन्हें मान न लें। वो एक सरल अभ्यास भी सुझाती हैं। जब कोई माइंडलेस सोच शुरू हो तो उस पर नाम दो, जैसे ये मेरी क्या होगा अगर वाली सोच है, या ये मेरा परफेक्ट बनना है वाला पैटर्न है। नाम देने से हम उस सोच से थोड़ा अलग खड़े हो सकते हैं और उसे बेहतर ढंग से देख सकते हैं। इस पूरे चैप्टर का सार यही है, अगर हम अपनी सोच को पहचान लें और हर बार उसे गंभीरता से लेने की जगह उस पर नजर डालना सीख जाएं, तो हम ओवरथिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। माइंडलेस ओवरथिंकिंग तभी कम होगी जब हम दिमाग को कंट्रोल नहीं, समझदारी से दिशा देना सीख जाएंगे। चैप्टर 3, ट्रैक योर थॉट्स। इस चैप्टर में एन बोगेल हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हम जो सोचते हैं वो अपने आप हमारे दिमाग में नहीं आता। हर थॉट का एक सोर्स होता है, कोई बीता हुआ अनुभव, कोई डर, कोई उम्मीद या फिर कोई आदत। लेकिन जब हम बार बार ओवरथिंक करते हैं तो हम अपने इन विचारों को पहचानना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा दिमाग बस बिना रुके चलता जा रहा है। एन कहती हैं कि अगर हमें ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को ट्रैक करना होगा। इसका मतलब है, जब भी आपके मन में कोई चिंताजनक, उलझाऊ या लगातार दोहराया जाने वाला विचार आए तो उसे नोट करें। वो विचार किस बारे में है? क्या वो भविष्य की चिंता से जुड़ा है या अतीत की किसी गलती से? क्या आप उसे खुद से बार बार कह रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि आप कुछ गलत कर देंगे, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप आदतन उस बारे में सोचते रहते हैं? एन एक सिंपल प्रैक्टिस सुझाती हैं, थॉट्स जर्नलिंग, यानी हर रात या हर सुबह 5 मिनट निकालकर अपने मन में चल रहे विचारों को एक कागज पर लिखिए। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आपका दिमाग थोड़े समय के लिए हल्का हो जाता है, और दूसरा, आप धीरे धीरे ये पहचानने लगते हैं कि आपके विचार कहां से आ रहे हैं और क्या वो वाकई इतने जरूरी हैं। एक और जरूरी बात जो इस चैप्टर में सामने आती है वो है विचारों पर सवाल उठाना। यानी अगर कोई विचार आपको बार बार परेशान कर रहा है तो खुद से पूछिए, क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं? और अगर नहीं, तो क्या मैं इस विचार को जाने दे सकता हूं? ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब हम अपने थॉट्स के प्रति सजग हो जाते हैं तो ओवरथिंकिंग का दायरा खुद ब खुद छोटा होने लगता है। ये हमारे दिमाग को एक साफ आईना देता है जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन से विचार हमारे अपने हैं और कौन से बस पुराने डर या आदतों की धूल हैं। चैप्टर 4, नेम योर वॉयस। इस चैप्टर में एन बोगेल एक बहुत ही दिलचस्प और असरदार तरीका बताती हैं, अपने मन में चल रही अलग अलग आवाजों को पहचानना और उन्हें नाम देना। हम सबके मन में कई आवाजें होती हैं, एक जो हमें सावधान करती है, एक जो बार बार शक करती है, एक जो डराती है, एक जो हमारे फैसलों पर सवाल उठाती है, और एक जो हमें उम्मीद देती है। जब ये आवाजें बिना नाम के एक साथ गूंजती रहती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। एन कहती हैं कि अगर आप हर आवाज को नाम दे दें तो आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपके मन में कोई आवाज बार बार कह रही है, तू ये काम मत कर, तू फेल हो जाएगा, तो आप उस आवाज को फियर वॉयस नाम दे सकते हैं। अगर कोई सोच कहती है, तू बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो आप उसे परफेक्शनिस्ट कह सकते हैं। ये नाम देने की प्रक्रिया सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, ये हमारी सोच को संगठित करने का एक गहरा मनोवैज्ञानिक तरीका है।
जब आप सोचते हैं कि ये मेरी शंका करने वाली आवाज है, ये मेरी कंट्रोल करने वाली आवाज है, तो आप उन्हें खुद से थोड़ा अलग देखना शुरू कर देते हैं। अब वो विचार आप नहीं हैं, बल्कि आपकी सोच का एक हिस्सा है। एन एक और कदम बताती हैं, इन आवाजों से बातचीत करना। जब आप पहचान लेते हैं कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी वायस बोल रही है, तो आप उससे कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिलहाल मैं ठीक हूं। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन जब हम अपने विचारों को इंसान जैसी आवाज देकर उनसे बात करते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। इस चैप्टर का सार ये है, अगर आप अपने विचारों को पहचान नहीं सकते, तो आप उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप हर वायस को नाम देना शुरू करते हैं, आप उन्हें दूरी से देख सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि किस आवाज को सुनना है और किसे अनदेखा करना है। यह आपकी ओवरथिंकिंग को एक बड़ा ब्रेक देता है, क्योंकि अब आप अपने विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके लीडर बन चुके होते हैं। चैप्टर 5, एक्सपेक्ट इमोशनल टर्ब्यूलेंस। इस चैप्टर में एन बोगेल हमें एक बेहद जरूरी सच्चाई से रूबरू कराती है। ओवरथिंकिंग सिर्फ विचारों की उलझन नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा होता है एक इमोशनल तूफान। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम चीजों को ठीक से समझ लें, उन्हें तर्क के तराजू पर तौल लें, तो हम सही निर्णय ले लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे फैसलों में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, और इन्हीं इमोशंस की वजह से ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। एन कहती हैं कि जब हम किसी कठिन स्थिति में होते हैं, जैसे कोई बड़ा फैसला लेना, किसी रिश्ते को लेकर उलझन या कोई डरावनी संभावना, तो हमारे अंदर भावनाओं की एक लहर उठती है। ये इमोशंस डर, शर्म, पछतावा, गिल्ट, उम्मीद सब एक साथ हावी हो जाते हैं, और इन्हीं इमोशंस से बचने के लिए हम सोचते रहते हैं ताकि इन इमोशंस को मैनेज कर सकें। लेकिन उल्टा होता यह है कि ओवरथिंकिंग इन इमोशंस को कम नहीं करती, बल्कि उन्हें और ज्यादा मजबूत बना देती है। इसलिए एन सुझाव देती हैं, इमोशनल टर्ब्यूलेंस को एक्सपेक्ट करें। जब आप किसी चुनौती या बदलाव का सामना कर रहे हों, तो खुद से कहें, यह मुश्किल है और ये मुझे भावनात्मक रूप से हिला देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं या कुछ गलत कर रहा हूं। जब हम इमोशंस को पहले से स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उन्हें देखकर घबराते नहीं। हम उन्हें महसूस करते हैं, समझते हैं, और फिर धीरे धीरे उनके पार निकलते हैं। एन यह भी बताती हैं कि हम अक्सर इमोशंस को सुलझाने के बजाय सोच से दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमोशंस को दबाने से वे खत्म नहीं होते, बल्कि और गहरे बैठ जाते हैं। इसलिए वह कहती हैं, इमोशंस को महसूस करो, लेकिन उनके ऊपर बैठकर फैसला मत लो। इस चैप्टर का सार ये है, अगर आप ओवरथिंकिंग से बचना चाहते हैं, तो अपने इमोशंस से भागना बंद करें, उन्हें महसूस करना सीखें, उनका सामना करना सीखें, क्योंकि ओवरथिंकिंग का इलाज सोच नहीं है, बल्कि भावनाओं को अपनाना है। जैसे ही आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि इमोशनल तूफान आ सकता है और आप उससे निपट सकते हैं, तभी आप अपने अंदर सच्ची शांति और स्पष्टता महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 6, शेड्यूल अ टाइम टू थिंक। इस चैप्टर में एन बोगेल हमें एक बेहद असरदार और प्रैक्टिकल तरीका देती है। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए सोचने का एक तय समय निर्धारित करना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग अपने आप हो जाती है, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन एन कहती हैं कि जब हम सोचने को कंट्रोल में लेते हैं, उसे एक निश्चित फ्रेम और समय में बांधते हैं, तब हम खुद को उस सोच से आजाद कर सकते हैं जो हमें दिन भर खा जाती है। एन बताती हैं कि ओवरथिंकिंग अक्सर तब होता है जब हमारा दिमाग खाली होता है। हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और उलझा रहता है, या फिर हम रात को सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और अचानक कोई पुराना अफसोस या आने वाले कल की चिंता जाग जाती है। ऐसे में दिमाग को एक फ्रेम देना जरूरी होता है, ताकि वो अनियंत्रित रूप से इधर उधर न भागे। इसलिए वह सलाह देती है कि हर दिन या हर हफ्ते थिंकिंग टाइम तय कीजिए। एक ऐसा समय जब आप जानबूझकर बैठकर उन चीजों के बारे में सोचेंगे जो आपको परेशान कर रही हैं। उदाहरण के लिए, आप हर शनिवार सुबह आधे घंटे के लिए यह तय करें कि आप अपने फाइनेंशियल फैसलों या किसी रिश्ते की उलझन पर सोचेंगे।
जब आप अपने दिमाग को ये कहते हैं कि इस पर हम शनिवार को सोचेंगे, तो वह बाकी समय खुद ब खुद शांत हो जाता है, क्योंकि अब चिंता करने की जरूरत नहीं रही। एक समय तय हो गया है। यह तरीका हमें हमारे विचारों पर कंट्रोल देता है। और सबसे खास बात यह है कि जब वह समय आता है जब आप सच में बैठते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं, तो कई बार आपको समझ आता है कि वह बात इतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी आपने महसूस की थी। या फिर आप हल्के मन से उस समस्या को सुलझा पाते हैं, क्योंकि अब आप थके हुए नहीं हैं, डरे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ सोचने के लिए तैयार हैं। इस चैप्टर में एन यह भी बताती हैं कि ये थिंकिंग टाइम आपको आपकी सोच को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। आप ये देख पाते हैं कि क्या आप बार बार वही बात सोचते हैं, क्या कोई डर बार बार लौटता है, या फिर आप एक ही सिचुएशन के कई वर्जन बना रहे हैं जो कभी हो ही नहीं सकते। इस अवेयरनेस से आप अपने विचारों की रफ्तार को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखते हैं। तो इस चैप्टर का मुख्य संदेश है, अपने दिमाग को पूरी आजादी देने से वह उलझ जाता है, लेकिन जब आप उसे एक ढांचा देते हैं, एक सीमित समय देते हैं, तो वह स्पष्टता से काम करता है। ओवरथिंकिंग तब कम होती है जब आप सोचने के लिए समय तय करते हैं, न कि हर समय सोचते रहते हैं। चैप्टर 7, कास्ट योर कैरिंग वाइडली। इस चैप्टर में एन बोगेल एक बेहद भावनात्मक लेकिन जरूरी सवाल उठाती हैं। क्या हम हर चीज की फिक्र करने के लिए बने हैं? क्या हमारा दिल और दिमाग इतना बड़ा है कि हम दुनिया के हर दर्द को अपने अंदर समा लें, हर मुद्दे को लेकर चिंतित रहें और फिर भी शांति से जी सकें? आज के समय में जब सोशल मीडिया और न्यूज हमें हर सेकंड किसी न किसी त्रासदी, विवाद या अन्याय की खबर देते हैं, हम खुद को थकता हुआ, परेशान होता हुआ पाते हैं। हम हर मुद्दे पर राय बनाना चाहते हैं, हर घटना पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। एन कहती हैं, यह ओवरथिंकिंग का एक और चेहरा है। यह सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वर्ल्ड इवेंट्स, सोशल जस्टिस, क्लाइमेट चेंज और अनगिनत ऐसी चीजों तक फैल जाता है जिन पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता। इन हमें एक ऐसा शब्द देती हैं जो बहुत असरदार है, कास्ट योर कैरिंग वाइडली, यानी अपनी चिंता को चारों ओर फैलाना। वह कहती हैं कि इस दुनिया में इतने सारे मुद्दे हैं कि अगर हम हर एक चीज की गहराई से चिंता करें तो हम टूट जाएंगे। हमारी चिंता, हमारी एनर्जी, हमारी मेंटल कैपेसिटी, ये सब सीमित हैं। और अगर हम सब कुछ महसूस करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी ठीक से महसूस नहीं कर पाएंगे, न किसी की मदद कर पाएंगे, न खुद की। इसलिए एन हमें एक महत्वपूर्ण सलाह देती है, अपने सर्कल ऑफ केयर को पहचानिए। मतलब यह तय कीजिए कि किन मुद्दों, किन लोगों और किन समस्याओं पर आपको सच में ध्यान देना है, क्योंकि आप वहां फर्क ला सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने परिवार की चिंता है तो वहां आपका ध्यान देना सार्थक है। अगर आप किसी सोशल इश्यू के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं, समय, पैसा या सेवा के रूप में, तो आप वहां ध्यान दें। लेकिन हर चीज को लेकर परेशान होना, हर खबर से हिल जाना, यह सिर्फ आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। एन यह भी कहती हैं कि हम अपनी कैरिंग को सीमित करें। इसका मतलब यह नहीं कि हम क्रूर या बेपरवाह हो जाएं, बल्कि यह एक समझदारी भरा कदम है, ताकि हम सच में उन लोगों और मुद्दों के लिए उपलब्ध रह सकें जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यह आत्मरक्षा का एक तरीका है ताकि हम भावनात्मक रूप से बचे रह सकें, टूट न जाएं। इस चैप्टर का एक बहुत ही दिल छूने वाला पहलू यह भी है कि एन खुद इस स्थिति से गुजर चुकी हैं। वह बताती हैं कि कैसे वह हर मुद्दे पर रिसर्च करती थीं, हर बहस में खुद को शामिल करना चाहती थीं और हर गलत बात का हल ढूंढना चाहती थीं। लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि वह खुद को जला रही हैं। वह जी नहीं पा रही थीं, सिर्फ रिएक्ट कर रही थीं। आखिर में एन एक शांत करने वाला संदेश देती हैं, हर चीज की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप इंसान हैं, भगवान नहीं। और इसलिए आपको यह चुनना होगा कि आप किस पर ध्यान दें, किस पर प्रतिक्रिया दें और किन बातों को जाने दें। तो इस चैप्टर का सार यही है, ओवरथिंकिंग सिर्फ निजी उलझनों से नहीं आती, दुनिया की भारी चिंताओं से भी आती है। और जब तक हम यह नहीं सीखते कि हमें कहां ध्यान देना है और कहां नहीं, तब तक हमारा मन कभी शांत नहीं होगा। चैप्टर 8, माइंडफुल चॉइसेस।
इस चैप्टर में एन बोगेल हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों को माइंडफुल यानी जागरूक होकर लें, ताकि वो हमारे लिए स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग का कारण न बने। अक्सर हम ऑटो पायलट मोड पर रहते हैं, बिना सोचे समझे वही पैटर्न दोहराते हैं, वही रूटीन, वही रिएक्शन। लेकिन यही अनजाने पैटर्न धीरे धीरे हमारे मन को थकाने लगते हैं। एन कहती हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा नजरिया है जिसमें हम अपने हर एक निर्णय को ध्यान से देखते हैं। क्या यह मुझे सच में चाहिए? क्या मैं इसे दिल से चुन रहा हूं या सिर्फ आदत में आकर? उदाहरण के लिए, सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल उठाना, क्या यह हमें सच में चाहिए या यह बस एक आदत बन चुकी है? माइंडफुल चॉइसेस का मतलब है कि हम इन आदतों को पहचानें और उन्हें बदलने की हिम्मत करें। एन बताती हैं कि जब हम रुककर, गहराई से सोचकर और सच में महसूस करके कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें शांति होती है। वह निर्णय फिर हमें अंदर से थकाता नहीं, बल्कि संबल देता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि माइंडफुल होना मतलब स्लो होना नहीं है, बल्कि यह उस स्पीड को कंट्रोल करना है जो हमारी सोच को बेकाबू बना देती है। एन की सलाह है, हर बार जब हम कोई चुनाव करें, चाहे वो खाना हो, बातचीत हो या किसी को हाँ या ना कहना हो, 1 सेकंड रुकें, सांस लें और फिर सोचें, क्या यह निर्णय मुझे हल्का महसूस करवा रहा है या भारी? यही माइंडफुल चॉइसेस का पहला कदम है। चैप्टर 9, द ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट। इस चैप्टर में एन बोगेल एक बहुत ही गहरी, भावनात्मक और जरूरी बात करती है, खुद की देखभाल को प्राथमिकता देना। यह विषय खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो अक्सर अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, जैसे पेरेंट्स, केयर गिवर्स, टीचर्स और वो लोग जो अपने परिवार और समुदाय की भलाई के लिए खुद को थका देते हैं। एन बोगेल इस चैप्टर की शुरुआत एक जाने पहचाने उदाहरण से करती हैं। जब भी हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट कहती हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी पुट योर ऑक्सीजन मास्क ऑन फर्स्ट बिफोर असिस्टिंग अदर्स। यानी अगर कोई आपात स्थिति हो जाए तो पहले अपने चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाइए, फिर दूसरों की मदद कीजिए। ये लाइन सिर्फ फ्लाइट से जुड़ी एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि जिंदगी की एक गहरी सच्चाई है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि सेल्फ केयर यानी खुद की देखभाल करना एक स्वार्थी काम है। हमें लगता है कि हमें हमेशा दूसरों की जरूरतों को पहले रखना चाहिए, चाहे हम अंदर से टूट रहे हों, थक चुके हों या खुद को खो चुके हों। लेकिन एन इस भ्रम को तोड़ती हैं। वो कहती हैं कि जब तक हम खुद के लिए नहीं खड़े होते, जब तक हम अपनी जरूरतों को नहीं पहचानते, तब तक हम किसी और के लिए भी पूरी तरह मौजूद नहीं हो सकते। एन इस चैप्टर में कई सच्ची कहानियां साझा करती हैं, जैसे एक माँ जो अपने बच्चों की परवरिश में इस कदर खो गई कि उसने खुद की नींद, खाना, शौक और यहां तक कि अपनी पहचान तक खो दी। जब उसने थकावट से घिरकर एक दिन खुद से पूछा कि मैं कब तक ऐसे जीती रहूंगी, तभी उसे एहसास हुआ कि दूसरों के लिए सबसे अच्छा तभी किया जा सकता है जब खुद भी बेहतर महसूस करें। यह चैप्टर यह भी बताता है कि सेल्फ केयर हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए यह सुबह की शांति में कॉफी पीना है, तो किसी के लिए किताब पढ़ना, संगीत सुनना या थोड़ी देर अकेले बैठना। सेल्फ केयर का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं या अपनी जिम्मेदारियों से भागें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मन, शरीर और आत्मा को रिचार्ज करने के लिए थोड़ा समय निकालें, ताकि आप फिर से पूरी ताकत से जिंदगी को जी सकें। इस चैप्टर में एन हमें यह भी सिखाती हैं कि खुद की देखभाल करना हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम खुद को इज्जत देते हैं तो हमारे भीतर एक भरोसा पैदा होता है। हम खुद से कह पाते हैं, मैं भी मायने रखता हूं, मेरी जरूरतें भी जरूरी हैं। और जब ऐसा होता है तब हम गिल्ट के बिना ना कहना सीखते हैं, अपने लिए बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं और अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करना सीखते हैं। चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यही है, खुद को प्राथमिकता देना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और जब आप अपने भीतर की यह शक्ति पहचान लेते हैं, तब आप दूसरों की मदद भी और अधिक गहराई, स्थिरता और करुणा से कर पाते हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी का प्रेशर बढ़ जाए तो याद रखिए, सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए। चैप्टर 10,
राइटिंग न्यू स्टोरीज। इस आखिरी चैप्टर में एन बोगेल हमें एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात समझाती है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, जो कहानी अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाती है। अगर हम खुद को हमेशा ऐसा इंसान मानते हैं जो ओवरथिंक करता है, तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी स्टोरी बदल दें, अगर हम खुद से कहना शुरू करें कि मैं शांत दिमाग से सोच सकता हूं, मैं फैसले लेने में कॉन्फिडेंट हूं, तो धीरे धीरे हमारा माइंड भी इस नई कहानी को सच मानने लगता है। एन कहती हैं कि ओवरथिंकिंग को छोड़ना सिर्फ आदत बदलने की बात नहीं है, यह हमारी आइडेंटिटी को बदलने का सफर है। हमें यह तय करना है कि हम कौन बनना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान जो चिंता में फंसा रहता है, या वो जो सोच समझकर विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। इस चैप्टर में एन कुछ आसान लेकिन प्रभावी रिचुअल्स और माइंडसेट शिफ्ट्स भी सुझाती हैं, जैसे कि सुबह उठते ही अपने दिन के लिए एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट करना, या रात को सोने से पहले खुद से पूछना, क्या आज मैंने अपने सोचने के तरीके को थोड़ा बेहतर बनाया? ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी कहानी बदल सकते हैं। आखिर में एन एक उम्मीद भरी बात कहती हैं, तुम्हारी सोच पर तुम्हारा हक है, और जब तुम उसे गाइड करना शुरू करते हो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगती है। आपने अभी जिस किताब को सुना, डोंट ओवरथिंक इट, वो सिर्फ ओवरथिंकिंग से निकलने का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे हम अपने सोचने के तरीके को समझकर खुद को एक हल्के, साफ और सुकून भरे जीवन की ओर ले जा सकते हैं। एन बोगेल ने बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीकों से यह समझाया कि कैसे छोटी छोटी सोच की आदतें हमारे पूरे दिन को भारी बना देती हैं, और कैसे उन पर काबू पाकर हम ज्यादा खुशी, ज्यादा स्पष्टता और ज्यादा भरोसे के साथ जिंदगी जी सकते हैं। ये किताब हमें ये यकीन दिलाती है कि ओवरथिंकिंग कोई मजबूरी नहीं है। हम अपने माइंड को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं, अपनी सोच के प्रति जागरूक हो सकते हैं, और अपने हर फैसले में राहत महसूस कर सकते हैं। इस किताब के हर चैप्टर में जो बातें कही गई हैं, अगर हम उन्हें थोड़ा थोड़ा अपने रोज के जीवन में अपनाएं, तो हम न सिर्फ चिंता से निकल सकते हैं, बल्कि जिंदगी को ज्यादा सादगी और आनंद के साथ जी सकते हैं। अब आइए थोड़ा अपने इस हिंदी ऑडियो बुक चैनल के बारे में भी बात करते हैं। ये चैनल सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक अपनापन है, जो आपके अपने शहर की गलियों से लेकर गांव की मिट्टी की खुशबू तक हर कोने से जुड़ा है। चाहे आप किसी बड़े शहर में ऊंची इमारतों के बीच हों या अपने गांव के किसी शांत कोने में, हमारा मकसद एक ही है, आप तक दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की कहानियां, सीख और भावनाएं पहुंचाना, बिल्कुल उसी भाषा और अंदाज में जो आपके दिल को सीधा छू जाए। हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताब पढ़ने का समय नहीं होता, लेकिन सीखने और समझने की प्यास हर दिल में होती है। इसलिए हम इस चैनल के जरिए आपके लिए ऐसी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट लाते हैं जो न सिर्फ ज्ञान देती हैं, बल्कि आत्मा को भी सुकून देती हैं। हमारी आवाज में वो मिठास है जो आपके दादी नानी की कहानियों में थी, और वो संवेदना है जो किसी पुराने दोस्त की सलाह में होती है। हम चाहते हैं कि जब आप हमारी कहानियां सुने, तो आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपके साथ सोच रहा है, महसूस कर रहा है, और आपको एक बेहतर जीवन की तरफ ले जा रहा है। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो अक्सर ओवरथिंक करते हैं, और जरूरत है उन्हें भी ये सुकून भरी राह दिखाने की। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक ध्यान रखिए, सोचिए जरूर, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं।